नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपना जो चैप्टर चल रहा था नॉर्मल सब ग्रुप एंड क्यूसेंट ग्रुप, उसमें 10 थ्योरम कर लिया था। एक थ्योरम और बची हुई है, तो चलो इसको भी अपन कर लेते हैं। देखना, थ्योरम नंबर 11 क्या है थ्योरम? यदि n नॉर्मल सब ग्रुप है G का तथा एक प्रतिचित्रण को फलन बोलते हैं। एक फलन P है, वो G से G/n में इस प्रकार परिभाषित है कि जैसे P ऑफ x बराबर, अगर x एलिमेंट G का होगा तो P ऑफ x बराबर होता है nx। दोस्तों, ये आप पढ़ोगे जैसे ये नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, इसके साथ में नॉर्मल सब ग्रुप के बाद में जो क्यूसेंट ग्रुप आएगा ना, उसमें पढ़ोगे G/n के बारे में। G/n जो होता है उसमें एक तो nx टाइप के एलिमेंट आते हैं, जहाँ x एलिमेंट होता है G का। एक तो ये ध्यान रखना है, ये n तो फिक्स होता है और G का एलिमेंट चेंज करते जाओ तो nx1, nx2, nx3। एक ध्यान रखना दोस्तों, G/n का जो आइडेंटिटी होता है वो तो है n। क्यों होता है? क्योंकि G/n में e एलिमेंट होता है आइडेंटिटी और G का, तो आप n ही लिखोगे भाई। e एलिमेंट आइडेंटिटी होता है G का, तो आप nx की जगह n ही लिखोगे। और n ही कितना होता है? n। तो याद रखना, G/n का जो तत्समक अवयव होता है वो हमेशा कितना होता है? n। ओके, तो ये परिभाषित कर दिया। P ऑफ x बराबर है, P ऑफ x बराबर xn लिख के दिया है। P ऑफ x बराबर इसने लिख के दिया है क्या? xn। P ऑफ x बराबर xn फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। तब सिद्ध करो कि P आच्छादक समाकारिता है तथा P की अष्टी n है। तब सिद्ध करो कि P आच्छादक समाकारिता है, P आच्छादक समाकारिता है। अब देखो, समाकारिता वाला काम में आ गया ना, आच्छादक समाकारिता है तथा P की अष्टी n है। P की अष्टी को n के बराबर बताना है। ठीक है दोस्तों, तो अपनी ये थ्योरम है। आच्छादक समाकारिता में आच्छादक भी बताना है और समाकारिता भी बताना है। n नॉर्मल सब ग्रुप है G का। जब n नॉर्मल सब ग्रुप होता है ना, तभी G/n परिभाषित होता है, वो तो आगे देख लेंगे। n नॉर्मल सब ग्रुप है G का, P जो है वो G से G/n में इस प्रकार से परिभाषित है, एक प्रतिचित्रण। तो P को आच्छादक समाकारिता बताना है, मतलब आच्छादक भी बताना है और समाकारिता भी बताना है, और अष्टी को n बताना है। प्रूफ पार्ट पे अगर चले, प्रूफ पार्ट पे देखो, दिया गया है कि P G से G/n में किस प्रकार परिभाषित है? P ऑफ x बराबर xn फॉर ऑल x एलिमेंट G का। अब बताओ दोस्तों, ये तो है डोमेन, प्रांत, ये है कोडोमेन। कोडोमेन का एलिमेंट xn है और डोमेन का एलिमेंट है x। बताओ, आप कोडोमेन को चेंज करोगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज होगा या नहीं होगा? होगा ना। जैसे इसका एलिमेंट चेंज करोगे, मतलब आप लिखोगे x1n, तो उसका ये तो डोमेन है, ये कोडोमेन। इसका x1n का प्री इमेज तो आ जाएगा x1, इसका x2n चेंज करोगे तो प्री इमेज x2, क्योंकि डायरेक्ट ये x इस x के ऊपर डिपेंड है, तो जब इसको चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा ना, ये वाला x। तो मैं कह सकता हूँ कि आच्छादक
समाकारिता है। स्पष्ट है कि फॉर ऑल ये xn बिलोंग्स टू फॉर ऑल xn बिलोंग्स टू g/n के लिए x अवयव किस में उपस्थित है? x अवयव डोमेन में उपस्थित है। स्पष्ट है कि फॉर ऑल xn बिलोंग्स टू g/n के लिए x बिलोंग्स टू g उपस्थित है। देखो आप इसको चेंज करो, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। x1 n की प्री इमेज x1, x2 n की x2, तो प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज मिल रही है। जब कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज मिलती है तो वो क्या होता है? आच्छादक होता है, उपस्थित है। अतः P आच्छादक है। आच्छादक तो हो गया। अब बताओ क्या बताएंगे? समाकारिता। समाकारिता में दोस्तों क्या करेंगे कि डोमेन के दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो लेट x एंड y या a और b मान लो, आप कुछ भी मान लो, a एंड b बिलोंग्स टू g सच दैट PAB बराबर है px बराबर xn है, तो PAB बराबर हो गया ABN। P अलग अलग चलाना चाहिए। अब दोस्तों ABN को आप ये लिख सकते हो AN और BN, ध्यान रखना। क्या लिख सकते हैं? ABN को, अच्छा ABN को अपन क्या लिख सकते हैं? AN और BN। अब AN और BN से देखो ABN को भाई n को n डॉट n लिख देंगे, n को n डॉट n, और एक n तो a के साथ में ले लो और एक n b के साथ में ले लो, मतलब AN और BN। और इस AN को तो क्या लिख दूंगा? इस हिसाब से AN को तो PA, और ये क्या बन जाएगा? PB। PA और PB। तो बताओ P दोनों के साथ आया है या नहीं आया? आया गया ना P दोनों के साथ। स्पष्ट है कि P समाकारिता है। P क्या है? समाकारिता है। अर्थात P G से G/n में आच्छादक समाकारिता है। कौन सी समाकारिता है? आच्छादक समाकारिता है। अरे भाई आच्छादक पहले बता दिया था और समाकारिता भी हो गया, तो आच्छादक समाकारिता हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार उतारिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब अष्टी की बात और करेंगे। अष्टी को n के बराबर बताना है। अष्टी को n के बराबर बताना है। तो देखो अष्टी की परिभाषा से, अष्टी की परिभाषा से अष्टी को दोस्तों किससे दर्शाया जाता है? कर्नेल। कर्नेल में वो x एलिमेंट आएंगे कि x एलिमेंट g का होना चाहिए और इस प्रकार होना चाहिए कि x एलिमेंट के ऊपर फंक्शन ऑपरेट करे तो कोडोमेन की आइडेंटिटी आनी चाहिए। कोडोमेन क्या है? G/n। कोडोमेन है G/n, और अभी मैंने बताया था G/n की आइडेंटिटी कितनी होती है, ध्यान रखना, n। तो कोडोमेन की आइडेंटिटी होनी चाहिए। ये अष्टी की परिभाषा है। ओके, आपको तब हमें सिद्ध करना है कि अष्टी को n बताना है ना, तो अष्टी की परिभाषा लिख दिया। तब हमें सिद्ध करना है कि कर्नेल बराबर कितना होना चाहिए? n होना चाहिए। तो कर्नेल बराबर n बताने का मतलब है कि एक बार तो इसको इसका सबसेट बता दो, फिर एक बार इसको इसका सबसेट बता दो, कर्नेल बराबर n हो जाएगा।
दोस्तों इसको राइट डाउन कीजिए। आच्छादक समाकारिता बताना था, आच्छादक भी अपन ने बताया है, समाकारिता भी अपन ने बताया है, तो आच्छादक समाकारिता हो गया। अष्टी की परिभाषा लिखी है, तो हमें कर्नेल बराबर n सिद्ध करना है। इधर से हटा दूं मैं थोड़ा, अब देखना कर्नेल बराबर n बताना है, तो एक बार तो इसको इसका सबसेट बता दो। मान लेते हैं लेट x एलिमेंट है कर्नेल का, x एलिमेंट कर्नेल का है, तो बताओ f ऑफ x बराबर कितना लिखोगे n। भाई x एलिमेंट कर्नेल का है तो f ऑफ x बराबर है, लेकिन थ्योरम में अभी ऐसे परिभाषित किया था ना, f थोड़ी ना है। अरे भाई प्रतिचित्रण तो p दिया है तो आप p लिखो, यहाँ पे प्रतिचित्रण p दिया है तो p लिखो। x एलिमेंट कर्नेल का है तो p ऑफ x बराबर है, लेकिन p ऑफ x का मान कितना दिया था परिभाषित करके, p ऑफ x का मान दिया था xn और xn बराबर n। दोस्तों ध्यान रखना, जब भी xn n के बराबर होता है तो बताओ x किस में बिलोंग करता है, n में। अपन ने ये पढ़ा है ना, h बराबर h होता है तो h बिलोंग्स टू h होता है, वही तो है ये। x एलिमेंट कर्नेल का, x एलिमेंट कर्नेल का आ गया तो p ऑफ x बराबर n, और p ऑफ x किसके बराबर है, xn के, xn बराबर n है तो x एलिमेंट n का। अर्थात x एलिमेंट आपने कर्नेल का माना और आपने x एलिमेंट को n में बता दिया, इसलिए कर्नेल किसका सबसेट हो गया, n का। उसको इक्वेशन 1, कर्नेल के सारे एलिमेंट n में चले गए। अब n का एलिमेंट मानना है, लेट x एलिमेंट n का, x एलिमेंट n का, तो बताओ आप इसको ऐसे लिख सकते हो यानी कि xn बराबर n होगा। जब भी x एलिमेंट n का होता है तो xn बराबर n, और xn को क्या लिख दो, xn होता है किसके बराबर, p ऑफ x के बराबर, p ऑफ x बराबर n। और p ऑफ x बराबर n कब होता है, जब p ऑफ x बराबर n तब होता है जब x एलिमेंट कर्नेल में हो। तो x एलिमेंट किस में आ गया, कर्नेल में। अर्थात आपने x एलिमेंट कर्नेल में है ना, x एलिमेंट कर्नेल में, आपने x एलिमेंट n का लेके चले थे और x एलिमेंट को आपने कर्नेल में बता दिया, तो आप कह सकते हो कि n के सारे एलिमेंट कर्नेल में है। इसको इक्वेशन 2, तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 कर्नेल बराबर n, ये हो गया। और यही तो आपको सिद्ध करना था कि समाकारिता की अष्टी किसके बराबर है, n के बराबर है, तो अपन ने ये सिद्ध कर दिया। तो बहुत ही आसान थ्योरम थी। तो इस थ्योरम के साथ ही अपनी ये तो कंप्लीट हो गई है। आप एक बार इसको राइट डाउन कीजिए दोस्तों। अब एग्जाम्पल देखो, तीसरा एग्जाम्पल सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला बताऊंगा मैं आपको, दूसरा बताऊंगा, तीसरा बताऊंगा और पांचवा बताऊंगा। 4 एग्जाम्पल ही बताऊंगा जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगेंगे। इनको हटा देता हूं, तो एक आधा एग्जाम्पल तो इस लेक्चर में कर लेते हैं, बाकी की अगले लेक्चर में कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है, देखना इसको। एग्जाम्पल नंबर 1 है, क्या दे रखा है, n संकेतों का सम्मित ग्रुप Pn है। n संकेतों का, अब ये पढ़ा था ना अपने समक्रमचय विषमक्रमचय, वो वाला है। Pn को बोला जाता है सम्मित ग्रुप। सम्मित ग्रुप में समक्रमचय भी होते हैं और विषमक्रमचय भी होते हैं, अपन ने ये पढ़ा था। 2 समक्रमचयों को गुणा करेंगे तो समक्रमचय आता है, 2 विषमक्रमचयों को गुणा करेंगे तो भी समक्रमचय आता है, और एक सम और एक विषमक्रमचय को गुणा करेंगे तो विषमक्रमचय आता है। तो n संकेतों का सम्मित ग्रुप है, n संकेतों का सम्मित ग्रुप है Pn है। तो सिद्ध करो कि समक्रमचयों का ग्रुप An होता है, वो Pn का नॉर्मल है, सब ग्रुप होता है। ठीक है दोस्तों, n संकेतों का सम्मित ग्रुप Pn है। तब सिद्ध करो कि
तब सिद्ध करो कि समक्रमचयों का समुच्चय समक्रमचयों का समुच्चय या समक्रमचयों का ग्रुप है। तब सिद्ध करो कि समक्रमचयों का ग्रुप an Pn का विशिष्ट उपग्रुप होता है। an जो होता है वो Pn का क्या होता है, विशिष्ट उपग्रुप होता है। तो दोस्तों विशिष्ट उपग्रुप होता है an, जो विशिष्ट उपग्रुप होता है Pn का। Pn को बोला जाता है सिमेट्रिक ग्रुप, सममित ग्रुप। Pn को बोला जाता है सिमेट्रिक ग्रुप, सममित ग्रुप। और an को दोस्तों बोला जाता है अल्टरनेट ग्रुप, एकांतर ग्रुप। an को बोला जाता है अल्टरनेट ग्रुप, एकांतर ग्रुप। और Pn को बोला जाता है सिमेट्रिक ग्रुप। और अपन ने ये पहले पढ़ ही लिया कि an होता है वो Pn का सब ग्रुप होता है। कहाँ पे पढ़ा था, याद करो, जो तीसरा चैप्टर क्रमचय वाला था ना, उसकी थ्योरम थी कि an होता है वो Pn का सब ग्रुप होता है। उसके अंदर बताया था मैंने कि an होता है वो भी खुद एक ग्रुप होता है, an होता है वो भी एक खुद ग्रुप होता है, जिसको Pn का सब ग्रुप कहा जाता है। an सममित ग्रुप होता है। तो सॉल्यूशन में ये तो मैं सिद्ध करूंगा नहीं कि भाई an होता है वो Pn का सब ग्रुप होता है, ये तो अपन पहले सिद्ध कर चुके हैं। तो यहाँ पे केवल इतना सा सिद्ध करेंगे कि नॉर्मल की कंडीशन है अपन और सिद्ध करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं लिख देता हूँ, पहले सिद्ध कर चुके हैं ये। वी हैव प्रूव्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स हमने पहले के लेक्चर में प्रूव किया है कि जो an होता है, an होता है वो Pn का क्या होता है, Pn का सब ग्रुप होता है। हमने पहले लेक्चर में ये सिद्ध किया था कि जो an है वो Pn का सब ग्रुप होता है। भैया जहाँ भाई an जो है, और आपको ये सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये नहीं लिखना है कि अपन ने पहले सिद्ध कर दिया। आपको तो क्या करना है, आपको सिद्ध करके दिखाना है। आपको सिद्ध कैसे करोगे कि an के 2 एलिमेंट लोगे, फिर उनको गुणा करके देखोगे। अपन ने पहले सिद्ध किया ना ये सारी चीज़ें, और उनको गुणा करोगे। तो जैसे an में अगर आपने समक्रमचय होते हैं an में, तो पहला समक्रमचय लिया, फिर दूसरा समक्रमचय लिया और उसका इन्वर्स निकाला, तो समक्रमचय का इन्वर्स समक्रमचय होता है। उनको गुणा करने से समक्रमचय आता है, तो वो Pn के अंदर चला जाएगा, क्योंकि Pn में सम और विषम दोनों होते हैं। तो इस प्रकार से वो सब ग्रुप हो जाता है। या फिर आप ये छोड़ो, इसको लिखे देता हूँ मैं पूरा ही, क्योंकि an तो है वो है अल्टरनेट ग्रुप, अल्टरनेट ग्रुप, और जो Pn है वो है सिमेट्रिक ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप। मैं मान लेता हूँ कि अल्फा और बीटा 2 एलिमेंट हैं an के। अल्फा भी an का एलिमेंट है और बीटा भी an का एलिमेंट है। अर्थात अल्फा व बीटा समक्रमचय है। भाई an में जो भी एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, समक्रमचय। नाउ अल्फा बीटा इनवर्स बराबर समक्रमचय। भाई अल्फा समक्रमचय और बीटा भी समक्रमचय, और समक्रमचय का इनवर्स, तो ये तो समक्रमचय और समक्रमचय का इनवर्स भी क्या होता है, समक्रमचय। और 2 समक्रमचयों को गुणा करोगे तो वो भी क्या आएगा, समक्रमचय। और समक्रमचय आएगा तो बताओ वो किस में बिलोंग करेगा, an। इसलिए अल्फा एलिमेंट आपने an का माना, बीटा एलिमेंट आपने an का माना, और आपने अल्फा बीटा इनवर्स को an में सिद्ध कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि an है वो Sn का सब ग्रुप है, क्योंकि an में जो समक्रमचय है वो Sn से तो आए हैं ना, an Sn का सब ग्रुप है। अब सब ग्रुप तो बता दिया, अब नॉर्मल बताना है। नाउ वी शो अब हमें क्या दिखाना है कि जो an है वो नॉर्मल सब ग्रुप है Sn का। अब
ए एन नॉर्मल सब ग्रुप है एस एन का, तो ए एन के एलिमेंट मानने पड़ेंगे। तो मान लेता हूँ कि एल्फा तो कोई एलिमेंट है ए एन का, और जो बीटा एलिमेंट है वो एस एन का। एल्फा एलिमेंट एक एलिमेंट तो ए एन का और एक एलिमेंट एस एन का। तब हमें बीटा एल्फा बीटा इनवर्स पर विचार करते हैं। या आप ये करो ना कि एस एन का एल्फा मान लो, एल्फा एलिमेंट तो एस एन का और बीटा एलिमेंट ए एन का। तब हम एल्फा बीटा एल्फा इनवर्स पर विचार करते हैं, तब हम एल्फा बीटा एल्फा इनवर्स पर विचार करते हैं। विचार करने का मतलब क्या है? पहला केस ये है कि यदि आपको पता है बीटा ए एन में है तो बीटा तो हमेशा समक्रमच होगा। यदि एल्फा है, अब ये एल्फा एस एन में है, तो एस एन में तो समक्रमच भी हो सकता है, विषमक्रमच भी हो सकता है। तो पहला तो मान लेते हैं कि एल्फा क्या है? समक्रमच है, एल्फा समक्रमच है। देन एल्फा बीटा एल्फा इनवर्स, बताओ ये क्या होगा? ये समक्रमच है, ये समक्रमच का इनवर्स, ये भी समक्रमच है। तो ये क्या बन जाएगा भाई? समक्रमच का इनवर्स भी समक्रमच, ये भी समक्रमच। तो कुल मिला के समक्रमच बना। और जब ये समक्रमच बना तो बताओ ये फिर समक्रमच बनते ही एल्फा बीटा एल्फा इनवर्स किस में बिलोंग करने लग गया? ए एन में। समक्रमचों के समुच्चय ए एन में बिलोंग करने लग गया। अब दूसरा केस, दूसरी सिचुएशन है कि एल्फा विषमक्रमच भी तो हो सकता है ना। तो एल्फा जो है वो क्या है? विषमक्रमच। एल्फा जो है वो क्या है? विषमक्रमच। देन एल्फा बीटा एल्फा इनवर्स। तो देखो एल्फा है विषमक्रमच है, बीटा है वो समक्रमच है। ऐसे लिख देता हूँ, केवल विषम ही लिख देता हूँ। ये तो विषम है, बीटा है वो सम है, और ये विषम है, विषम का इनवर्स। याद रखो ये विषमक्रमच है, ये समक्रमच है, और ये विषम का इनवर्स भी हमेशा विषम। याद रखना दोस्तों, समक्रमच का प्रतिलोम सम होता है, विषमक्रमच का प्रतिलोम विषम होता है। दो समक्रमचों का गुणन सम होता है, दो विषमक्रमचों का गुणन सम होता है, एक सम और एक विषम का गुणन विषम होता है। तो विषम और सम कितना हो जाएगा? विषम। ये भी विषमक्रमच है और ये भी विषमक्रमच है। तो विषम विषम क्या बन गया? सम बन गया, समक्रमच। और समक्रमच बनते ही किस में बिलोंग कर गया? ए एन में। तो दोनों केस में आपने एल्फा को एस एन में लिया, एल्फा चाहे समक्रमच हो विषमक्रमच हो, दोनों में ए एन में बिलोंग कर रहा है। स्पष्ट है कि आपने एल्फा एलिमेंट तो लिया है वो एस एन का लिया है, और बीटा एलिमेंट आपने ए एन का लिया है, और आपने ये बता दिया एल्फा बीटा एल्फा इनवर्स है वो ए एन में है। देखो एल्फा एस एन का, बीटा ए, तो बीटा ए एन का है, तो इस पूरे को ए एन में बता दिया। इसका मतलब ए एन है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है एस एन का। इस प्रकार दोस्तों ये थ्योरम थी अपनी कि जिसमें ए एन को अपन ने नॉर्मल सब ग्रुप बताया है एस एन का। थ्योरम नहीं थी, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, सॉरी। इसके बाद में 2-3 एग्जाम्पल और करवाऊंगा अगले लेक्चर्स में। बस इस लेक्चर में तो अपन यही करेंगे, एक थ्योरम और एक क्वेश्चन कर लिया। अगर इसको मैं दोबारा से समझाऊं तो कुछ चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है कि समक्रमच का प्रतिलोम समक्रमच होता है, विषमक्रमच का प्रतिलोम विषम होता है। दो समक्रमचों का गुणनफल होता है वो समक्रमच होता है, दो विषमक्रमचों का गुणनफल होता है वो समक्रमच होता है, एक सम और एक विषम का जो गुणनफल होता है वो विषम होता है। बस ये चीज़ पता है तो ठीक है। आपने सबसे पहले तो जो ए एन था उसको सब ग्रुप बताया है, तो 2 एलिमेंट मानने पड़े, एल्फा और बीटा एलिमेंट मानने पड़े, मतलब 2 क्रमचे मानने पड़े, और दोनों समक्रमचे माने तो एल्फा बीटा इनवर्स भी सम आ गया, तो ए एन में आ गया। अब यहाँ से ये नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है, तो एल्फा एलिमेंट एस एन का और बीटा एलिमेंट एस एन का। तो इससे एल्फा बीटा एल्फा इनवर्स पे विचार किया, तो पहला केस में तो एल्फा को समक्रमचे माना तो भी ए एन में आ गया, और विषमक्रमचे माना तो भी ए एन में आ गया। इसका मतलब दोनों सिचुएशन में जो एलिमेंट बना वो ए एन का बना, और इनसे यही पता लगता है कि जो ए एन है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है एस एन का। जैसे A3 नॉर्मल सब ग्रुप होता है S3 का, A4 नॉर्मल सब ग्रुप होता है S4 का। इस प्रकार से दोस्तों अपना ये एग्जाम्पल होता है।
तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया है तो एक एक वीडियो को ध्यान से पढ़ना, अपने प्रॉपर नोट्स बनाना। तो अभी अपन इस लेक्चर को ख़त्म कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।